सियासत भी शतरंज सी है, यहाँ पर हर चाल पर नजर रखनी पड़ती है। जो मोहरे समझता है खेल का, वही तख्त तक पहुंचता है। चेहरे सब मासूम से लगते हैं, पर इरादा हर किसी का अलग है। यहाँ हार में भी रणनीति होती है और जीत भी साजिश लगती है। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कश्यप और आज हम फिर से बात करेंगे झारखंड में जो चल रहा है राजनीति उसकी। तो झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से लोकतंत्र ने करवट ले ली है और करवट इतनी जोरदार थी कि कुछ नेताओं की नींद उड़ गई, कुछ की जुबान खुल गई और कुछ की अंतरात्मा अचानक से सक्रिय हो गई। राज्यसभा चुनाव का नतीजा आता है, वोट गिने जाते हैं और गणित बैठाया जाता है। फिर वही पुराना सवाल खड़ा हो जाता है कि बिका कौन, खरीदा कौन, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अंतरात्मा आखिर किस रेट पर जागा। क्योंकि भारतीय राजनीति में अंतरात्मा बड़ी दिलचस्प चीज होती है, बड़ी दिलचस्प चीज होती है। 5 साल तक कोमा में रहती है, लेकिन जैसे ही राज्यसभा का चुनाव आता है वो सीधे आईसीयू से उठकर मतदान केंद्र तक पहुंच जाती है। मतलब ऐसी होती है अंतरात्मा की आवाज। अब पहले थोड़ा गणित को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवाणी के बीच लगभग 8 वोट का अंतर पाया गया। ये तो सबको पता है। इतना ही नहीं, चर्चा यह भी है कि नाथवाणी के पक्ष में जो वोट पड़े थे उसमें से 2 वोट निरस्त हो गए, जबकि प्रणव झा के पक्ष में 1 वोट जो है वो रद्द हुआ। मतलब अगर सीधा भाषा में इसका आंकड़ा निकाला जाए तो कम से कम 9 वोटों का तो खेल कहीं ना कहीं हुआ है। और यहीं से झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा गणितीय रहस्य शुरू हो जाता है। अब कांग्रेस प्रभारी के राजू के ऊपर में हार का ठिकरा आया। अब असल में सवाल ये था कि भाई उनके रहते, गठबंधन की सरकार रहते, ये ठिकरा फोड़ा कहाँ जाए, हार तो गए हैं। तो उनके लिए सबसे बढ़िया एक कहावत है ना, गरीब की बीबी सबकी भाभी। बेचारा गरीब राजद और वाम दल, इन दोनों के ऊपर हार का ठिकरा फोड़ दिया। 30 एमएलए जेएमएम को दिया, 4 एमएलए कांग्रेस को दिया, वो पीछे थे, और 16 एमएलए हमारा कांग्रेस कैंडिडेट को वोट गिरा रहा है, इसलिए हमको 20 वोट मिला। मगर आरजेडी माले का धोखा देने से यह परिणाम आया। कहा गया कि सहयोगियों ने धोखा दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा ठहरने की जरूरत है। सवाल यह है कि राजद के पास कितने विधायक हैं? 4। लेफ्ट के पास कितने विधायक हैं? 2। कुल मिलाकर 6 वोट होते हैं। चलिए 6 लोग के 6 लोग बिके हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर 9 वोटों का खेल हुआ था तो आपके हिसाब से 6 वोट राजद के और लेफ्ट के थे, तो 3 वोट कहां से निकल कर आ गया? और वो 3 लोग कौन थे? इसका जवाब तो के राजू को ढूंढना पड़ेगा, शायद आला कमान तक पहुंचाना भी पड़ेगा। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या लोकतंत्र में कोई बोनस वोट भी मिल जाता है क्या? मान लीजिए 26 वोट है तो 2 वोट एक्स्ट्रा इनको दे दो, ऐसा तो है नहीं, 3 वोट इनको एक्स्ट्रा दे दो। या फिर गणित का कोई नया अध्याय कांग्रेस कार्यालय में लिखा गया है? बहुत सारा सवाल है। मजेदार बात देखिए, राजद कह रही है कि हमने वोट दिखा कर दिया। ऊपर से आदेश था आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का, तेजस्वी यादव जी का, कि गठबंधन को वोट करना है। और जिस तरह से हमारे आदरणीय भोला बाबू ने बताया कि वोट का एक प्रक्रिया है और वोट जो माननीय विधायक देते हैं उनको जो एजेंट बहाल किया जाता है पार्टी के तौर पर, उनको दिखा करके दिया जाता है। और हमने अपने वोट को एजेंट को, आदरणीय भोला बाबू को दिखा करके दिए कि हम लोग गठबंधन में प्रणव झा जी को वोट किए। और हम लोग मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने नेता के आदेश को सर पे लेके चलते हैं। जब हम लोग जेल जाना पसंद किए, मरना पसंद किए, तो समझ सकते हैं कि हम लोग कभी इधर उधर नहीं कर सकते। संजय प्रसाद यादव जो हैं राजद के, वो बोले कि भैया हम तो लालू जी के समर्थक हैं, लालू जी के सिपाही हैं, हम जेल जाना पसंद करेंगे लेकिन धोखा देना पसंद नहीं करेंगे। ये राजद के लोग कह रहे हैं। सीपीआईएम के पोलिंग एजेंट हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं हमारे दोनों विधायक हमारे सामने प्रणव झा को वोट देकर आए हैं। ये लेफ्ट वाले बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजद अपने 4 वोट दे दिया प्रणव झा को और 2 वोट लेफ्ट ने प्रणव झा को दे दिया। और इधर कांग्रेस के राजू बोल रहे हैं कि हमको तो 16 का 16 वोट मिल गया है, प्लस 4 वोट जो हैं जेएमएम का भी मिला है। मतलब हम जेएमएम और कांग्रेस जो हैं वो तो इंटैक्ट थे, पूरी तरह से जुड़े हुए थे, लेकिन राजद जो हैं वो भटकी हुई है, वो हमको धोखा दे दी।
अब जनता सिर पकड़कर बैठी हुई है, क्योंकि अगर सबने प्रणब झा को ही वोट दिया था तो फिर प्रणब झा हारे कैसे? क्या ईवीएम में भूत घुस गया या फिर बैलेट पेपर खुद चलकर दूसरी तरफ चला गया? ये तो सवाल बनता है ना। या फिर वोट डालने के बाद किसी की अंतरात्मा ने रास्ते में ही यू टर्न ले लिया? ये कैसे हो सकता है? राजनीति में एक पुराना नियम है, जब जीत जाओ तो कहते हो कि यह हमारी रणनीति की जीत है, भाजपा कह रही है, और जब हार जाओ तो कहते हैं यह गद्दारी की हार है, कांग्रेस कह रही है। कभी आपने किसी नेता को हारने के बाद यह कहते सुना है कि गलती हमारी थी, कुछ तो हम ही से झोल हो गया, या फिर हो गया भैया गलती, अब माफ़ करो? ऐसा तो नहीं सुने होंगे आप, क्योंकि भारतीय राजनीति में गलती कभी भी अपनी नहीं होती है। गलती हमेशा किसी अदृश्य गद्दार की होती है, जिसके ऊपर हम ठिकरा फोड़ सकें, जो चुनाव के समय दिखाई भी नहीं देता है लेकिन हार के बाद हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प राजनीतिक थ्योरी पर। अच्छा, इन सब के बीच में कांग्रेस जो है एक बात तो कह रही है कि हम और जेएमएम में कोई दिक्कत नहीं है, जेएमएम हमको धोखा नहीं दिया है, हमको धोखा देने वाला राजद है और लेफ्ट है। लेकिन इसके पीछे की गणित क्या है, ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। आखिर कुछ तो बात है, कहीं ना कहीं से कांग्रेस ये नहीं चाह रही है कि जेएमएम उनसे नाराज हो जाए, कहीं जेएमएम के बारे में वो उल्टा सीधा कह दे। क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें बिहार में सीटें नहीं दी थी, उनके साथ धोखा किया था। इसलिए वो अपने बड़े नेता से यानी हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि एक सीट उन्हें ना दिया जाए। गठबंधन में जो 2 सीटें होने वाली थी वो दोनों की दोनों सीटें जेएमएम को रखने का सलाह दिया जा रहा था, लेकिन प्रणब झा का नाम कांग्रेस ने तो नाम ले लिया था। अब सोचिए कि जेएमएम पूरी तरह से एग्रेसिव खेल रही है कि क्या होगा, कांग्रेस की औकात क्या है, बस ये सोच करके। लेकिन इसके पीछे कुछ गणित है। झारखंड में कुछ समय से चर्चा चल रही है कि कांग्रेस के बिना भी हेमंत सोरेन बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं, तो थोड़ा सा गणित भी समझना होगा। जेएमएम का 34 विधायक है, ये तो सबको पता है। आरजेडी का 4 38 हो गया, लेफ्ट का 2 42 हो गया, सरयू राय का भी 1 हो जाता है और जयराम महतो भी 1 होते हैं, तो कुल मिलाकर 42 हो जाता है। यानी सरकार चलाने के लायक जो भी संख्या है वो जेएमएम के पास आ गई। कांग्रेस अगर बाहर हो भी जाती है तो ये बात तो कांग्रेस को भी नजर आ रहा होगा। अगर वो जेएमएम पर आरोप लगा देगी तो कांग्रेस तो जेएमएम तो कल के कल लात मार के भगा देगी। इसीलिए वो राजद और लेफ्ट पर आरोप लगा रही है। अगर वो नाराज भी हो गए तो क्या बिगड़ ही क्या गया। तो कुल मिलाकर के यही चर्चा कांग्रेस के कानों तक भी पहुंच गई होगी। तो थोड़ा घबराना तो स्वाभाविक है, क्योंकि राजनीति में जो होता है ना, जो सबसे बड़ा डर होता है वो विपक्ष का नहीं होता है, सबसे बड़ा डर होता है सहयोगी का। ठीक है, कांग्रेस शायद यही अच्छी तरह से समझ रही है कि झारखंड में उसकी राजनीतिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी वह मंच पर बताती है। और अगर कभी हेमंत सोरेन ने फैसला कर लिया कि कांग्रेस के बिना भी रास्ता निकाला जा सकता है तो कई विधायक विचारधारा की ट्रेन छोड़ के सत्ता के प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हैं। समझ रहे होंगे आप भी। भारतीय राजनीति में विचारधारा और रेलवे का जो टिकट होता है, दोनों में एक समानता है। दोनों अक्सर यात्रा शुरू होने के बाद ही बदल जाते हैं। यही कारण है कि कुछ राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा नैरेटिव ही बनाया जा रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजद और लेफ्ट को शक के घेरे में खड़ा करके जेएमएम के भीतर दूरी पैदा करने की कोशिश हो रही हो। क्योंकि राजनीति में दुश्मन को हराने से ज़्यादा आसान होता है 2 दोस्तों के बीच में गलतफहमी पैदा कर देना। और यह कला तो भारतीय नेताओं ने बहुत अच्छी तरह से सीखी हुई है। कभी कभी तो परिवार तक टूट जाते हैं। गठबंधन क्या चीज़ है भाई। भारतीय राजनीति भी बड़ी गजब सी चीज़ है ना। अगर समझ नहीं आता है तो भाजपा पर एक जस्ट आरोप लगा दो। मैं यहाँ भाजपा के तरफदारी से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर ये चीज़ें पूरे देश में देखने को मिल रही है। भाजपा अगर जीत गई तो कह दो कि खरीद फरोख्त हुआ, ईवीएम हैक हो गया, वोटें चोरी हो गया, और हार गया तो बोलता है लोकतंत्र जीत गया। मतलब भाजपा जीतता है तो कभी लोकतंत्र नहीं जीतता है। दोनों स्थिति में बयान तो रेडी रहता है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर सच में खरीद फरोख्त हुई भी तो बेचने वाला कौन था। और बाजार में ग्राहक तभी आते हैं जब दुकान खुली हो। असल समस्या खरीदने वाले से ज़्यादा बेचने वाले की होती है। जो विधायक जनता से वोट लेकर आता है, अगर वो मौके पर अपना राजनीतिक स्टैंड ही बदल ले तो सवाल सिर्फ दल पर नहीं उठता, सवाल उसके चरित्र पर भी उठने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अगर आजकल की बात करें तो राजनीति में चरित्र का मतलब महत्व ही नहीं रह गया है ना। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं, उसमें यूजर मैनुअल होता है,
कहीं देखे हैं आप यूजर मैनुअल में कैसे कैसे उसको करना है, और टिप टिप करके आप सीख लेते हैं। सबको पता है कि कोई पढ़ता नहीं है, और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? जनता का होता है, आम जनता का होता है। क्योंकि जनता ने विकास, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी के लिए वोट दिया था। हालांकि झारखंड में मैया के लिए भी वोट दिया था। लेकिन नेता अभी यह तय करने में लगे हैं कि गद्दार कौन है। झारखंड में बेरोजगारी, पलायन, खनन जैसे मुद्दे इंतजार कर रहे हैं कि भैया इस समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाएगा, और नेता वोटों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि हर पार्टी खुद को दूध का धुला बता रही है। कांग्रेस कहती है कि हम तो निर्दोष हैं भैया, राजद कहती है हम भी निर्दोष हैं, लेफ्ट कहती है हम भी निर्दोष हैं। जेएमएम चुपचाप तमाशा देख रही है, और जनता सोच रही है कि सभी जब निर्दोषे हैं तो अपराधी कौन हम हैं? क्या लोकतंत्र ने खुद ही अपने खिलाफ साजिश कर ली? सवाल तो उठता है भाई। अच्छा, इस क्रम में बड़ा मजेदार चीज हो रहा है। जैसे ही कल से राज्यसभा चुनाव, एगो भाजपा जीती, एगो जेएमएम जीत गई, उसके बाद अलग अलग बयान आ रहा है। तो झारखंड में एक बड़े मजेदार नेता है, नाम है उनका इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और उनके परम मित्र भानु प्रताप शाही। इन दोनों की बात अगर ना हो तो झारखंड की राजनीति में माने वार्तालाप ही खत्म हो जाएगा। उनका एक डायलॉग है भानु जी का, काजी इरफान जी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो वो एक बार कह रहे थे कि भैया इन लोग को तो नींद नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी कल्पना कह रहा था। हालांकि कुछ भी का मतलब नहीं है, कुछ तो बात थी, कहीं ना कहीं तो बात थी। अब कौन इसके अंदर धुरंधर है, कौन हमजा अली मजारी है, और कौन खेल कर रहा है, ये तो पड़ताल की बात है, रिसर्च की बात है, शोध की बात है। लेकिन इन लोगों की बयानबाजी लोगों को एंटरटेन तो जरूर कर रही है। समस्या का समाधान हो ना हो, लेकिन एंटरटेनमेंट फुल है। चलिए, ये तो हो गई इरफान जी की बात और भानु जी की बात। अंत में एक बात कहा जाए कि इस चुनाव ने सिर्फ राज्यसभा सदस्य को नहीं चुना, इसने झारखंड की राजनीति का एक्सरे भी कर दिया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि भरोसा कम है, शक ज़्यादा है, गठबंधन बड़ा है, लेकिन दिल छोटे हैं। यहाँ वोट डालने से ज़्यादा कठिन काम है वोट के बाद दोस्ती बचाने का। तो अगली बार जब भी कोई नेता मंच से कहे कि हमारा गठबंधन अटूट है, तो उन्हें याद दिलाइएगा कि राज्यसभा चुनाव हम देख लिए हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति में अटूट शब्द का मतलब अक्सर अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही होता है, ठीक है, और खत्म हो जाता है। और झारखंड राज्यसभा चुनाव ने एक बार फिर से साबित कर दिया है, यहाँ गणित किताबों से नहीं, विधायकों की अंतरात्मा से चलता है।